हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 अर्थशास्त्र वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर से लिया हुआ प्रश्न लेकर आए हूँ, जो कि बोर्ड में हर साल ये पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अभी से इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, और फ्री में हम आपको PDF भी देंगे साथ में। याद रखिएगा, क्लास 12 अर्थशास्त्र के स्टूडेंट, तो फ्री में आपको PDF किस तरह से मिलेगा ये आपको लास्ट में पता चलेगा। लेकिन मॉडल पेपर से लिया गया ये सभी प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी को और भी अच्छे से इंप्रूव करेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर से लिया गया प्रश्न है, और अभी से तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड में हर साल आता है ये सभी प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, बजट रेखा क्या है। तो मैं आपको प्रश्न सहित उत्तर भी बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी बात पर, और लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको प्रश्न सहित उत्तर भी हम इस वीडियो में बताने वाले, वो भी PDF के साथ में देंगे। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बजट रेखा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये हर साल आता है। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये हर साल प्रश्न आता है। देखिए, तो जो बजट रेखा क्या है, ये देखिए किस प्रकार से आपको दे रहा है उत्तर। देखिए, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को सेट कहा जाता है। अर्थात बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। बजट रेखा एक सीधी रेखा है जो, देखिए, बजट रेखा एक सीधी रेखा है जो दो वस्तुओं, देखिए ब्रैकेट में एक्स व वाई के सेट के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है। अब देखिए, मैं बेसिकली समझा दूं कि बजट रेखा बेसिकली होता क्या है। तो यदि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में बजट रेखा के बारे में बताया गया संक्षेप में, कि बजट रेखा को हम कहते हैं क्या, यानी एग्जाम्पल के तौर पर भी यहाँ पर बताया गया कि उपभोक्ता के लिए, यानी जो उपभोक्ता है, जो सामान लेने जाते हैं, उसके लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। यानी उपभोक्ता के सेट को क्या कहा जाता है, उपलब्ध बंडलों को बजट सेट कहा जाता है। अर्थात जो बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह, यानी जो बजट सेट होता है वो उन सभी, यानी जो सभी बंडल है उन्हीं सभी बंडलों का क्या है, संग्रह, एक संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। यानी जो भी विद्यमान वहाँ पर बाजार में जो भी उसकी स्थित की आय होगी, रेट होगा, उसी के आधार पर वो खरीद सकता है। बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है। यानी जो बजट रेखा होती है बेसिकली एक सीधी रेखा होती है, जो एक्स व वाई के सेट के उन सभी विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जो कि बजट रेखा के अंतर्गत आता है। तो बजट रेखा किसे कहते हैं हमने बता दिया, आप देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। ये आई थिंक 3 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम में, तो तैयार कर लीजिए। हमने इसका प्रश्न सहित उत्तर भी दे दिया है, और आपको PDF किस प्रकार से मिलेगा मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी आपको सीमाएं बताना है। तो सीमाएं क्या बताना है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी तैयार कर लीजिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो भी मॉडल पेपर से लिया गया। यानी जो मॉडल पेपर है आपका, मॉडल पेपर से लिया गया चुना हुआ ये प्रश्न है। याद रखिएगा, चुना हुआ प्रश्न है। तो देखिए, दूसरा जो प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। जो सीमाएं है इनकी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, पहला सीमाएं है, समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष सरल रूप से है। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक समष्टि अर्थशास्त्र है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका किसी अंतर आ जाता है, खंड का के अंदर आ जाता है, लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है ये आपका खंड खा के अंतर्गत आता है। तो देखिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, यानी जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं में है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष सरल रूप से है, व्यक्तिगत इकाइयों की सरल संरचना पर आधारित है। दूसरा जो इसमें, विजातीय इकाइयों का समुच्चय प्रायः गलत निष्कर्ष देता है। यानी जो विजातीय है, ये इकाइयों का जो समुच्चय प्रायः गलत निष्कर्ष देता है। तीसरा है आपका, स्वयं समुच्चय की अपेक्षा, स्वयं समुच्चय की अपेक्षा समुच्चय का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपका होगा जो समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं में है। चौथा आपका है, जनसंख्या के भिन्न भिन्न वर्गों पर समुच्चयों के विभिन्न प्रभावों को प्रायः कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ये भी है। तो यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं है, बेसिकली ज़्यादा वर्ड में इसको नहीं दे रहा है, क्योंकि 3 नंबर का होता है। ये आपका बेसिकली अति लघु उत्तरीय प्रश्न रख लीजिए। तो ये 3 नंबर का होता है, तो ज़्यादा आपको नहीं देना होता है, बस आपको देख लेना किस प्रकार से देना है। तो दोनों प्रश्न भी हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा,
देखिए तीसरा प्रश्न है, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। यानी जो अल्पकाल है और दीर्घकाल है, इसमें आपको भेद करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, भेद क्या है, दोनों में कौन कौन सी अलग अलग सिमिलैरिटी है, कौन कौन से अलग पहचान है। तो पहला मैं अल्पकाल का लेता हूँ। देखिए अल्पकाल में कम से कम एक कारक श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः वो स्थिर रहता है। यानी जो अल्पकाल है ये स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है। क्या है कि अल्पकाल में जो है वो कम से कम कारक श्रम अथवा पूंजी के परिवर्तन में नहीं किया जा सकता, केवल एक ही फर्म केवल दूसरे के कारक में परिवर्तन कर सकती है, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है या अल्पकाल कह सकते हैं। दूसरा आपका दीर्घकाल। अब दीर्घकाल में क्या सिमिलैरिटी है, देखिए दीर्घकाल में है, दीर्घकाल में उत्पादन की सभी, देखिए उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकती है। यानी इनमें देख सकते हैं कि दीर्घ अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या भेद किया गया है। दोनों में अलग अलग पहचान है, दोनों का अलग अलग रूप है, आप देख सकते हैं। तो इनमें से आपका इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, आप जाकर मिला सकते हैं, ये प्रश्न आपके बुक में है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि औसत संप्राप्ति वक्र किसे कहते हैं। यानी जो औसत संप्राप्ति वक्र है ये हम किसे कहते हैं, ये बताना है इसके बारे में। तो देखिए आपका टोटली 8 प्रश्न पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, यानी अर्थशास्त्र में, क्योंकि 8 प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है। 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, तो 8 नंबर जो होता है, यानी 8 प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पूछा जाता है। 6 प्रश्न आई थिंक आपका लघु उत्तरीय का पूछा जाता है, और 3 प्रश्न जो होता है विस्तृत उत्तरीय का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए, जो कि मॉडल पेपर से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न सहित उत्तर भी बता रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अभी हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से तरीके से करा रहे हैं। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जाएंगे हमारे चैनल पर, मिलेगा आपको सभी प्रकार की वीडियो। तो चौथा जो है क्वेश्चन कि औसत संप्राप्ति वक्र किसे कहते हैं। तो देखिए वस्तु की बाजार कीमत एकाधिकार, देखिए वस्तु की बाजार कीमत एकाधिकार फर्म की पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। एकाधिकार फर्म के लिए बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र कहलाती है। तो जो देखिए इसके लिए जो औसत संप्राप्ति वक्र है ये इस प्रकार से कि जो वस्तु की बाजार, यानी जहाँ पर वस्तु है उसके बाजार कीमत पर, यानी वस्तु जो भी जैसे 5 रुपये का वस्तु है तो बाजार की कीमत पर आधारित है कि वो वहाँ पर बाजार में कितने रुपये में बिकता है। उसी के आधार पर फर्म की पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है कि बाजार में जो वस्तु है कितने के रूप में, यानी बाजार में जो भाव चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो वो वस्तु के ऊपर निर्धारित करती है कि वस्तु किस प्रकार से है, किस प्रकार से बाजार में माहौल है, उसी प्रकार से आपका जो वस्तु है इसका कीमत निर्धारित होगा। एक अधिकार फर्म के लिए बाजार वक्र ही व औसत संप्राप्ति वक्र कहलाती है। चौथा प्रश्न भी हमने कंफर्म कर दिया है। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की अनुपातिक विधि का सूत्र लिखिए। यानी जो मांग की कीमत लोच है इसके ज्ञात करने के जो अनुपातिक विधि सूत्र इसके लिए लिखे, 3 नंबर का यह प्रश्न है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दिखा दूँ आपको किस प्रकार से करना है। देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है बोर्ड की कॉपी में। देखिए हल यहाँ पर आपको लिख देना है। देखिए हल यहाँ पर आपको लिखने के बाद में देखिए ईडी बराबर माइनस का चिन्ह लगा, यानी ये देखिए मैं आगे समझाऊंगा कि किस प्रकार से। देखिए मांगी गई मात्रा में प्रतिशत बटा, यहाँ देखिए बटा, ये लाइन खींची हुई है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, देखिए प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, माइनस चिन्ह यानी दोनों निगेटिव है, यानी इसका कीमत ना से इससे होता है ना कि इससे होता है। जैसे उल्का अपोडी, जैसे कीमत में परिवर्तन यहाँ पर आ गया और मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन इधर आ गए, तो दोनों में इसका अपोजिट
राइट आंसर हमने मांग की कीमत लूज का सूत्र यदि आप कहेंगे तो इसका एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम संक्षेप में समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको हल करना है। तो देख सकते हैं मांग की कीमत लूज ज्ञात करने का अनुपातिक सूत्र हमने बता दिया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम सभी जो सूत्र हैं उसका आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा 5वां प्रश्न भी हमारे कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए, यानी जो पैमाने का प्रतिफल है इसको आपको अर्थ लिखना है। देखिए किस प्रकार से लिखना है कि पैमाने के प्रतिफल में आशय है कि उत्पादन के सभी साधनों, देखिए उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना, अतः पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी साधनों की मात्राओं में एक समान अनुपात में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो पैमाने के प्रतिफल का अर्थ यहाँ पर आपको लिखना था। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न जो है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी तैयार कर लीजिए। हमने इसका भी बता दिया। 7वां प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आज की इस वीडियो का। सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडल पेपर से लिया गया है और सभी हर साल ना बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी वर्ष आया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, कौन? भारतीय रिजर्व बैंक ही कंट्रोल करता है। वो चाहे SBI हो, चाहे जितने भी प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, ये इसी को कंट्रोल करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ही सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। तो इसकी कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। तो पहला देखिए, पहला जो प्रतिबंधित कार्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता, यानी भारतीय रिजर्व बैंक पर जनता से ब्याज पर रुपया क्या है वो स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक कोई व्यावसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा है ये है अचल संपत्ति। तीसरा जो है हमारा कि ये अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता और ना ही उन्हें खरीद सकता है। तो 3 ये हमारे कुछ भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य थे जो आपके इस प्रकार से थे, देख सकते हैं। और 8वां है हमारा सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी जो सेटेरिस पारिबस, देखिए सेटेरिक पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो देखिए सेटेरिक पारिबस का शाब्दिक अर्थ ये है कि यदि अन्य बातें समान रहे प्राय किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के प्ररूपी रूढ़ीकरण का सेटेरिस पारिभाषिक का मान्यता कहते हैं, यानी जो सेटेरिक पारिभाषिक का जो अर्थ है या शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से आप देख सकते थे। तो किस प्रकार से बताया गया था, तो ये कुछ 8 प्रश्न था जो कि इकोनॉमिक्स का था। और यदि आपको इसका मॉडल पेपर चाहिए, यानी जो यदि आपको इसका जो PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट वही है शिवम स्टडी नॉलेज, आप जाकर सर्च करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही का आपको PDF मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी आपको पैसे पे नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।